बिजनेस वर्ल्ड लीगल वर्ल्ड अंडर 40 बेस्ट लॉयर्स एंड लीगल इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड 2021 में पधारे श्री ललित भसीन जी, पिंकी आनंद जी, श्री सुधीर मिश्रा जी, डॉक्टर अनुराग बत्रा जी और मेरे बहुत वरिष्ठ और जिनके साथ राज्यसभा में थोड़ा बहुत कानून सीखने का अवसर मिला, श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, और सभी अवार्डी नौजवान अधिवक्ता, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों। अभी हमने श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी का एक लंबा उनका अनुभव है उसको जाना, बट बहुत सी चीज़ें हमें सरकार जाने के बाद पता चलती हैं कि ये होनी चाहिए। मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। लेकिन बाकी नाम मैं यूँ नहीं ले पा रहा हूँ कि आप लोग इनसे लड़ेंगे, इन्होंने लिख के नहीं दिया। मैं दिल्ली रहता नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा लोगों से परिचय नहीं है। परिचय में बहुत बताया गया, 4 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 विधानसभा, राज्य में मंत्री, केंद्र में मंत्री, बहुत आसानी से ये सब हो जाता है। एक छोटा सा फार्मूला है, अगर उसे अपना सकें। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत का उद्यापन, एजुकल टू एमपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एजुकल टू मैंने कहा सांसद। डगर है बहुत कठिन, लेकिन फार्मूला इतना ही है। अनुराग जी का धन्यवाद कि एक बहुत ही वंडरफुल ऑडियंस से आपने परिचय कराया, मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया। इसलिए 6 कार्यकाल हो गए कि मैं दिल्ली रहा नहीं। मैं अपने 4 कार्यकाल में, और अनुराग इसके गवाह हैं, मैं 23 रात रुका हूँ यहाँ पर 4 कार्यकाल में। फिर मोदी जी ने शपथ दिलाने के साथ कहा कि 16 तक कोई जाएगा नहीं, तो 40 दिन रुकना पड़ा। मुझे एपी एक्सप्रेस कहते हैं लोग। मैं अनुराग जी की पार्टी में 3 बार एमपी रहा हूँ, तो क्षेत्रीय दलों में था, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं थीं। तो 3 बजे गोवा पकड़ लेता था, नहीं तो 3:30 बजे गोंडवाना, नहीं तो 4 बजे कुतुब, नहीं तो 5:30 पे एपी, नहीं तो 6:30 पे जीटी, नहीं तो 8:50 पे भोपाल एक्सप्रेस। सोने नहीं जाता हूँ। एक व्रत ले रखा है कि अपरिहार्य कारणों को छोड़कर 5 गांव का दौरा रोज करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो आखिरी शब्द में बोल नहीं पाया कि भैंस के बनने पे भी जाता हूँ, क्योंकि 70-80 हज़ार की होती है, कार्यकर्ता को दुख होता है। मैंने अपनी माँ को भैंस के मरते पे 2 दिन खाना नहीं बना और 3 दिन रोते हुए देखा है। एमपी बनने पर एक दौरा कर रहा था, तो किसी ने कहा कि चेयरमैन साहब की डेथ हो गई है, तो मैंने कहा चलते हैं, एक सादाबाद के नगर पालिका के। तो किसी मेरी पार्टी के लोगों ने कहा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरी पार्टी के हैं। तो मैंने कहा काफ़ी मूर्ख इंसान हो आप। सामाजिक कार्यक्रम में पार्टी और जात नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर में घुसा, तो मैंने कहा माफ़ करना, मैं गलत घर में आ गया हूँ। तो कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, सुना है चेयरमैन साहब की आज ही डेथ हुई है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो कि गलत घर में घुसा है? मैंने कहा नहीं, वो टीवी पर चित्रहार चल रहा था, इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बड़े बूढ़े थे। तो मैंने भैंस के मरते पे अपनी माँ को रोते देखा है, और कुछ लोगों के यहाँ मरने पर चित्रहार भी उसी दिन टीवी का शो होता था, उसको देखा, इसलिए मैं जाया करता हूँ।
सभी अवार्डी को मैं बधाई देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस अवार्ड का बड़ा दूरगामी परिणाम निकलते हैं। वो कोई शॉल होगी या मोमेंटो होगा या और सर्टिफिकेट होगा, श्रीफल हो सकता है। उसका दूरगामी इतना परिणाम निकलता है कि 9 साल की उम्र में अंतराक्षरी प्रतियोगिता हो रही थी, तो मेरे टीचर ने मुझे प्रत्येक शब्द पर कुछ चौपाइयाँ रटा दी और मैं ब्लॉक में जीता, फिर तहसील में जीता, फिर ज़िले में जीता। तो ज़िले में प्रथम आने पर मुझे इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली। ताली तो अब बजनी चाहिए कि यकीन मानिए उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ। उस छोटी सी साबुन की टिक्की को लेकर अपने गांव के कुएं पे अपने भाई के साथ जब मैं नहाया, तो उस टिक्की का ये प्रभाव है कि उसने 9 साल की उम्र में माइक का फोबिया दूर कर दिया, स्टेज का फोबिया दूर कर दिया था और पैरों की कपकपाहट को दूर कर दी थी। उसके बाद जो साबुन आप लगाते हैं, कभी कभी मुझे भी मौका मिला, कैमे, लेवेंडर्स, मैक्स फैक्टर, खुशबू आ नहीं रही वो। तो मैं पहला चुनाव जब लड़ा तो देश के बड़े नेता के सामने लड़ा, तो चाहे लाल किले से भाषण दूं या बेगम हजरत महल पार्क से या आगरा के जीआईसी ग्राउंड से, मैटर खराब हो सकता है लेकिन पैर नहीं कपाते। ये उस अवार्ड का प्रभाव है। तो निश्चित तौर से मुझे विभाग ने एक इतना सारा लिख के दिया है, मैं इसको आपको दे रहा हूँ। बत्रा जी, मेरे विभाग ने ये दिया, मैं नहीं बोल रहा। अब मैं जो अभी नोट कर रहा था वो बोल रहा हूँ। तो जो यंगस्टर्स अधिवक्ताओं को जो आप सम्मानित कर रहे हैं, इसका आप दूरगामी परिणाम देखना। इन्हीं में से कुछ हम रहें ना रहें, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे और तमाम सरकारें जो अच्छी अच्छी बड़ी नियुक्तियां करती हैं वहाँ ये पहुँचेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं डॉक्टर लोहिया को बहुत पढ़ा हूँ, तो लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा का हिमायती हूँ। लोक भाषा है माने अपनी भाषा बोलें, और लोक भोजन जो जनता का भोजन हो, और लोक भूषा वो पहने जो, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अंग्रेजी में वोट मांगूं और 3 पीस सूट टाई लगा के जाऊं और वो पूछें सांसद जी क्या खाएंगे, तो मैं कहूँगा वो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ मंगा लो, तो मेरी ज़मानत जब्त हो जाएगी। और दूसरी बात है कि मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूँ। उसके पीछे दिल्ली में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। एक लम्हों ने गलती की, खता की और सदियों ने सजा पाई। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, जजेज लोग बैठे हैं, आपके सामने बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब कानून सबके लिए बराबर है ये कहा गया, तो समान शिक्षा भी कर देनी थी और समान चिकित्सा भी कर देनी थी। बहुत गंगा जी में पानी बह गया अब तो। आपने हम लोगों को कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़वाई, इंटायर यूपी की बात कर रहा हूँ। जब हमारी उम्र 11 साल हो गई थी तब इस विदेशी भाषा से हमारी पहली मुलाकात हुई। अल्फ़ाबेट हमने 11 साल की उम्र में सीखे। वहीं आगरा के वजीरपुरा में पीटर्स पैट्रिक चार्ल्स जर्जिस में 4 साल की उम्र में अंग्रेजी से मुलाकात की गई, तो हम 6 साल तो वैसे ही पीछे हो गए। फिर ये एक विदेशी भाषा थी, ये ब्रिटानिया, ये हम पर हावी हो गई, घर में बोली नहीं जाती थी, ये वातावरण की भाषा है। दूसरा, चिकित्सा समान होना चाहिए। अगर शहर देश के सबसे पैसे वाले आदमी और रिक्शा चलाने वाले को वायरल है, तो चिकित्सा में सॉल्ट जो है वो बराबर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कहता है।
तो मनरेगा के मजदूर को अगर कोई लिख देगा कि ऑगमेंटेड सिटीजन एलेग्रा, तो खा नहीं पाएगा, जबकि ज़रूरत है उसको, क्योंकि बड़ा आदमी और दोनों को अगर एक ही बीमारी डायग्नोज हुई है तो सॉल्ट टेक होना चाहिए। कुछ इस दिशा में हो जाए, बल्कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियों से बहुत से कानून बन जाते हैं। ये मेरे अपने निजी विचार मैंने आपको व्यक्त करने की प्रयास किया है। अधिवक्ताओं का क्या महत्व है? आज़ादी की लड़ाई के जो 3 बड़े नेता थे, तीनों अधिवक्ता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। मैं अपने इलेक्शन का पर्चा जब ठीक हो जाता है तो अपने क्षेत्र की बाढ़ से शुरुआत करता हूँ। उसके पीछे कारण है कि पूरा गांव ट्रैक्टर ट्रॉली से भर के एक वकील साहब को कन्विंस करने के लिए आए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कर पाएंगे मेरे पक्ष में, लेकिन एक अधिवक्ता गांव में जा कर के चले जाएं तो वो मेरे पक्ष में उस गांव को कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के देशों ने जो अपनी बुद्धिजीवियों की सूची बनाई है, उसमें शिक्षक, चिकित्सक और अधिवक्ता, उसमें आप शामिल हैं। ये अलग बात है, अभी हम लोग बुद्धिजीवियों की श्रेणी में राजनीतिक लोग नहीं आते। थोड़ी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और अभी भी आपकी कई याचिकाओं से बहुत लोगों को लाभ होता है। एक बात विषय से हटके कहना चाहूँगा, क्या आप लोगों का महत्व है कि जब मैं पार्लियामेंट में किसी डिबेट में सुनता हूँ, श्रोता होता हूँ, दोनों पक्ष हमको कन्विंस कर देते हैं, हम बीच के जो सांसद हैं उनको, किसी मान लो बजट पर ही या किसी लोकपाल के ऊपर या किसी भी चीज़ पर या धारा 370 पर या 35A पर या किसान विधेयकों पर, इधर कपिल सिब्बल खड़े होते हैं तो मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है उनको सुनते सुनते। अरे ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद इधर से जेठमलानी बोलते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। फिर इधर से खड़े हुए अभिषेक मनु सिंघवी साहब, अरे 100% एकदम कन्विंस कर दिया। इधर से जेटली साहब खड़े होते हैं तो लगता है नहीं नहीं ये भी सही बोल रहे हैं। फिर इधर से सलमान खुर्शीद साहब खड़े होते हैं तो लगता है अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इधर रविशंकर जी खड़े होते हैं तो लगता है बिल्कुल, तो हम तो गर्दनी घुमाते रहते हैं इधर उधर। ये आपका जो है हम लोगों में और आप में एक बेसिक फ़र्क है। यूँ तो और भी सुखनवर हैं दुनिया में, कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है। तो आपका जो अंदाज़े बयां होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप चाहें तो जब चाहें तो माइक बंद कर सकते हैं। मैं बस अपने नौजवान साथियों से कुछ अपेक्षाएं रखता हूं। मैं कोई वैसी बात नहीं कहना चाहता जो यहाँ से वो हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको निभानी चाहिए। किन्हीं कारणों से, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किन्हीं कारणों से मुझे जेल जाना पड़ा। चलो कह ही देते हैं, अनुराग के बॉस से मैं चुनाव लड़ गया, अखिलेश यादव जी से, फिर डिम्पल जी से लड़ गया, फिर उनके भाई से लड़ गया। मैं सोचा था लोकतंत्र में लड़ना चाहिए, तो खैर मुझे जेल रहना पड़ा। एक घटना ने मुझे भगवान ने इसलिए भेजा कि किसी का भला होना था। उस समय मैं 4 बार का शायद सांसद था, तो मुझसे कुछ कैदी लोग एक कैदी को लेके आए और कहा कि ये जेल में पिछले 1.5 साल से बंद है। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ क्यों बंद है। तो वो हिंदी नहीं बोल पा रहा था, उड़ीसा का था, गंजाम ज़िले का। तो मैंने कहा 1.5 साल में कुछ सीखी है टूटी फूटी, बताओ। तो उसने और साथियों ने ये बताया। तो उसने ये बताया कि गंजाम में उसको पता चला कि एक फिरोजाबाद ज़िला है जहाँ चूड़ी का बहुत काम होता है, कोई लेबर जाए तो सबको जॉब मिल जाता है, क्योंकि जो चूड़ी आप पहनती हैं करवा चौथ वाले दिन तो ख़ास तौर से पहनेंगी, तो वो 82 हाथों से होकर गुजर जाती है।
मशीन से नहीं बनती अभी, इसीलिए चाइना ने सब हमारी नकल कर ली, हमारी चूड़ी की नकल नहीं कर पाया। खैर, तो ये सोच के वो फिरोजाबाद आया, रात में कोई ट्रेन आई तो वो एक बारिश हो रही थी, एक शटर के नीचे वो सो गया। मैं तात्कालीन नहीं पुलिस कहूँगा अनुराग, पुलिस तो पुलिस है। पैदा हुई पुलिस तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। हालांकि ये एक मजाक में टिप्पणी है। तो अचानक एक जीप आती है, उसको पकड़ ले जाती है, उसे कुछ नहीं पता, और 379 411 में उसका चालान हो जाता है। एक दिन पहले कोई किसी फैक्ट्री से कुछ चोरी हुआ होगा, कुछ दबाव बना, तो क्राइम ड्राइव चलता है पुलिस का। तो क्योंकि आप लोगों को जज बनना है, बहुत लोगों को, इसलिए ये मैं बात कह रहा हूँ, और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप लोग। तो 1.5 साल से जेल में था। यहाँ जेलर की ये गलती है कि उसको देखना चाहिए था कि इसकी बेल एप्लीकेशन नहीं पड़ रही है या बेल ग्रांट नहीं हो रही है, उसकी धाराएं देखनी चाहिए थी, वो बेलेबल ऑफेंस थे भी। जज साहब को भी देखना चाहिए था कि ये बंदा, वो क्या होता साहब, जुडिशरी रिमांड, उस पर हर बार 14 दिन में आता है, ये क्यों आता है। तो मैंने कहा कि दुआ कर मेरी जमानत हो जाए, मैं बाहर जाऊंगा तो पहला काम करूंगा। तो मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। अपने पजामे के नाड़े में से एक सिगरेट के रैपर में से एक मोबाइल नंबर दिया, उसके ऊपर पॉलीथीन लपटी थी, जिससे 1.5 साल से वो ख़राब नहीं होगा। तो बाहर जाके मैंने फ़ोन किया, मैंने उसका नाम लिया कि वो कोई साहू था। मैंने कहा अशोक साहू जिंदा, फिरोजाबाद जेल, शायद कुछ समझ पाए। तो उधर से रोने की आवाज़ आई। फिर मैंने पूछा कि कुछ बोला, तो वो बोल नहीं पा रहे। तो फिर मैंने कहा हिंदी, मैं भी ऐसे बोल रहा था जैसे बच्चे बोलते हैं, हिंदी बोलने वाला कोई। तो वो एक पुरोहित को लाए। तो मैंने कहा कि ये जिंदा है, जेल में है, आप लोग आइएगा, जमानत का इंतज़ाम करिएगा। तो वो 15 दिन तक नहीं आया। तो मैंने कहा अजीब लोग हैं ये लोग। तो बाद में आए तो मैं नाराज़ हुआ। तो उसने कहा पैसे का इंतज़ाम कर रहे थे। फिर वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आए, फिर मुझसे आके मिले। तो मैंने कहा बेल एप्लीकेशन डलवाते हैं। तो किसी ने मुझे सलाह दी, आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता ने, कि जमानतदार लोकल चाहिए, और इसकी जमानत हो जाएगी तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ पैर करके नहीं सोएगा पूरी ज़िंदगी। तो फिर बाद में जो जमानत लेगा उसके सम्मन आएंगे, बेलेबल आएंगे, फिर नॉन बेलेबल आएगा। तो जज साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लें। मैंने कहा आप लोग कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये कन्फेशन कर ले, तो ये 1.5 साल से जो है उससे उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो उसने कन्फेशन कर लिया और वो छूटा। मुझे लगता है ज़िंदगी में मैंने चंद अच्छे काम किए हैं, उनमें से ये एक व्यक्ति है जो 1.5 साल बाद वो गया। थोड़ी ये अपने नौजवान अधिवक्ताओं कभी कभी जेल चले जाएं, थोड़ा पूछ लें वहाँ पर कौन सी ऐसी धाराएं हैं, कब से निरुद्ध हैं, क्यों निरुद्ध हैं, उसका क्या कारण है, क्या एप्लीकेशन नहीं पड़ी या बिल एप्लीकेशन नहीं हो रही, क्या बात हो रही है, या कुछ जमा होना हो या वकील नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने पैरा लीगल वॉलंटियर रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो एडवाइस करते हैं, वो कोर्ट में खड़े नहीं होते हैं या प्रो बोनो। तो आप लोग इसमें थोड़ी सी सहायता करें कि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, और आपको बड़ी खुशी होगी अगर आपके थोड़ी सी एक एप्लीकेशन पर, थोड़ी अंग्रेजी बोलने पर और थोड़ी बहस करने पर अगर जेल में निरुद्ध कोई अशिक्षित, गरीब, कमज़ोर आदमी अगर बाहर आ जाता है, तो आज शनिवार का दिन है, अगर आप भगवान पर 1 कुंटल भी तेल चढ़ाएंगे तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कोई वंचित, शोषित, पीड़ित को जेल से बाहर कर देंगे। क्योंकि जज वही बनता है और लॉ मिनिस्टर वही बनता है जिसका शनि प्रबल हो, और पुलिस और फौज में वही जाता है जिसका मंगल प्रबल हो। तो न्याय के भगवान हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हमने बात कर ली है। तो ये घटना से ये फर्क पड़ा है कि ऐसे बहुत से लोग और भी निरुद्ध होंगे जेल में। हालांकि थोड़ा हम लोग करें, एक बात हमेशा पूरे देश में कही जा रही है कि वो पेंडेंसी के ऊपर बहुत बात हो रही है।
उस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि हालांकि अब ई कोर्ट बना दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए हैं, पॉक्सो कोर्ट हो गए हैं, वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है। सरकार ने अभी पिछले 3.5 साल में आप समझ रहे होंगे कि जजों की नियुक्ति में बहुत तेज़ी वर्तमान सरकार ने और हमारे बड़े कानून मंत्री जी ने उसमें बड़ी तेज़ी दिखाई है कि एक साथ 7 जज सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग फाइलें चल रही थी बहुत तेज़ी से हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसके पीछे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो पहले कानून मंत्री विभिन्न सरकारों में रहते थे वो बड़े वकील भी होते थे। हम लोग कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो इसलिए मेरिट पर ही सब होना है। हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। एक सज़ा के बारे में होता है कि कन्विक्शन बहुत कम हो रहा है। मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया है कि नकल चेक, नकल रपट, बयानबाजी, निरीक्षण घटना स्थल, डॉक्टरी की रिपोर्ट और गवाहों के बयान और फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लग जाती है और उसी के आधार पर पानीपत का युद्ध पढ़कर आने वाले दरोगा लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा विज्ञान मिश्रित होना चाहिए, ऐसा मेरी अपनी सोच है। तो मैं यूपी में देखता हूँ कि ना नार्को टेस्ट होता है, ना पॉलीग्राफ हो रहा है, ना लाइट डिटेक्टर का प्रयोग हो रहा है, ना डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, ना फुटप्रिंट हो रहा है, ना फिंगरप्रिंट हो रहा है। क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं तो मैं उदाहरण ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर पूरे सभागार में सभी लोग आज ही बाटा का 8 नंबर का जूता हम सबका है वो पहने, तो 10 दिन बाद हमारे प्रिंट अलग हो जाएंगे। कोई एड़ी दबाता है, कोई पंजा दबाता है, कोई बायां पाँव ज़्यादा दबाता है। ऐसे प्रयोग दिल्ली में हो रहे होंगे, लेकिन शेष भारत की आईओ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जज साहबान को भी बड़ी दिक्कत होती है कि बिना साइंटिफिक एविडेंस के थोड़ा सज़ा देने में या छोड़ने में दोनों में परेशानी होती है। फॉरेंसिक लैब नहीं हो पा रही हैं, तो हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, क्योंकि जब कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन होती है तो बिस्रा प्रिजर्व किया जाता है और बिस्रा आगरा की फॉरेंसिक लैब में ऊपर टांग दिया जाता है, उसका 7-8 महीने बाद नंबर आता है। बैलिस्टिक टेस्ट में भी राइफल बंदूक से जो मर्डर होते हैं तो उसका वही घोड़ा था, वही कारतूस था, इसकी भी तो ये थोड़ा डिले होने का है। तो केवल जुडिशरी के अधिकारी कम है इस वजह से नहीं हो रहा है। एक और चीज़ है, अभी आप लोगों ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है जो लेकिन बहुत देर से दिया है कि मुलजिम के कहने पर तफ्तीश नहीं बदली जाएगी। इतनी देर बाद ये क्यों हमें समझ में आई। अगर प्रभावशाली अभियुक्त है तो एफआईआर नहीं होने देता है, अगर हो जाती है तो अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता है, और लिख गया और क्राइम किया है और आईओ ने कहा कि हम आपको चार्जशीट देंगे, तो वो दूसरे थाने में हम नेताओं की या किसी भी प्रकार की सहायता लेते हुए दूसरे थाने ले जाता है। फिर वो भी आईओ कहता है कि भाई नहीं एविडेंस है, आपको जेल भेजना पड़ेगा, तो वो दूसरे ज़िले में तफ्तीश कराता है। अब लेट हो रहा है मामला, तो 2 प्रकार से वादी लेट हो रहा है। माननीय अदालत में क्यों होगा ये मैं अभी बताऊँगा, लेकिन थाने से क्यों लेट हो रहा है, फिर दूसरे ज़िले में ले जाएगा, फिर दूसरे ज़िले वाला फिर शुरू करता है तफ्तीश, तो वो सीबीसीआईडी में कोशिश करता है। तब तक 2-3 साल हो जाते हैं, वादी का गुस्सा भी कम हो जाता है, समझौता होने के चांस हो जाते हैं, अथवा कोई आई विटनेस मर चुका होता है। अब माननीय अदालत में आया आपके यहाँ, कॉग्निजेंस लिया गया, पहली वो उसकी हुई, एफआईआर लेखक को भी बुलाया जाता है और वो ये कहता है कि मैंने ही एफआईआर लिखी थी। सर ट्रांसफ़र पॉलिसी है हर राज्य की पुलिस की, ज़िले में 3 साल की। दिल्ली में एक अलग बात है कि यहाँ, लेकिन यहाँ वाले भी शायद यूनियन टेरिटरी में जाते हैं। अब आईओ 3 साल की जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद वो बगल के ज़िले में होम डिस्ट्रिक्ट में 3 साल और कमिश्नरी में 8 साल, अब वो वहाँ चला गया। फिर एफआईआर लेखक बुलाएंगे, फिर हेड मुहर्रिर आएंगे, फिर कायमी मुकदमा वाला आएगा, फिर आईओ आएगा, फिर वो डॉक्टर जिसने शरीर पर आई हुई चोटों का निरीक्षण किया है, और जब उसने अपने हाथ से लिखता है वो और दस्तखत करता है और मोहर लगाता है, ऑल इंजरीज आर सिंपल इन नेचर, कॉज्ड बाई ब्लंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इंजरी नंबर 4 कॉज्ड बाई शार्प, तो शार्प से 24 बनती है, फ्रैक्चर से 325 बनती है, तो अंग भंग से 326 होता है, जान से मारने की नीयत से 307, जान जा सकती है वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी 308। धृष्टता कर रहा हूँ आपसे वो, लेकिन यहाँ नए बच्चे भी हैं, उनको समझा रहा हूँ। जब उसने लिखा है तो उसको क्यों बुलाया जा रहा है। अब वो सीएमओ हो गया, वो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी में आजमगढ़ चला गया आगरा से, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि 100 गुनहगार
छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। अब कैसे मुकदमा हो जाएगा, इधर तो उसने 3 साल में कोर्ट में भेजने दिया। ये आपने अच्छा किया आप लोगों ने कि अब मुलजिम के कहने पे तफ्तीश नहीं बदली जाएगी। ये गजब का निर्णय है आपका, वरना जो मुलजिम प्रभावशाली था वो तफ्तीशों को ज़िले में, रेंज में, विभिन्न एजेंसी में बदलवाता रहता था। अब यहाँ पर भी ये दिक्कत हो रही है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में उसका आईओ चला गया, फिर फर्द वो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि फलाने एक वो कुछ कर रहे हैं, उनको घेर घोट के पकड़ा, तो फिर वो अंधेरे का लाभ लेके भाग गए, फिर ये पकड़े, फिर उनकी दाहिनी जेब में से फिर एक कट्टा निकला, फिर उन्हें जान से मारने की नीयत से फायर किया, तो एक कारतूस जिंदा, एक मरा हुआ, ताज़ा सूंघने पर बदबू बारूद की आ रही है। फिर उस फर्द पे जो टीमें बनती हैं वो सब सिग्नेचर करते हैं। अब आप उसको बुलाएंगे सारे लोगों को कि अपनी गवाही देने आओ, वो पता चला कि 10 अलग अलग जिलों में फर्द के लोग जा चुके हैं। ऐसे मैं समझा पा रहा हूँ कि डिले क्यों हो रही है। इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ई कोर्ट के लिए, वर्चुअल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए दिया जाए। डॉक्टर साहब को आना जरूरी है, डॉक्टर साहब वहीं, आज तक एक भी डॉक्टर ने कहा कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, लेकिन एक दिन में 10-10 मेडिकल लीगो करता है। क्या उसे पता होता है कि ये रामलाल है, इसका मैंने किया, ये श्यामलाल का मैंने किया? वो ये कहता है ठीक है, ये आए थे, ये मैंने। तो ये थोड़ा हम आधुनिक तरीके से कोर्ट को सुसज्जित करें तो जल्दी मुकदमे जो है सुने जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज ज़िंदगी में पहली बार 5 सितारा होटल में, तो मुझे आपने एक शाम, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, रिपीट कर दूं, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया, दंगल, कव्वाली के अलावा भी कुछ ज़िंदगी होती है, वो शाम गुजारने का आपने मुझे अवसर दिया। बस ये कह के इसमें आज किसी का भला होने जा रहा है जो मुझे आपने याद किया। 2-3 बात सरकार की योजनाएं बताऊंगा तो 1.5 घंटा लग जाएगा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके घर में मेड है, सभी के यहाँ ड्राइवर हैं, कुछ के यहाँ तो 3-3, 4-4 मेड होंगी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा कि एक मेड ने कहा कि मैं सब्जी काटूंगी लेकिन छोंकूंगी नहीं, उसके लिए कोई दूसरी को बुलाओ। और किटी पार्टी में जब बात होती है तो सास ननद की बुराई के अलावा मेड पर बहुत चर्चा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके यहाँ ऐसे हमारे सेवक लोग हैं जो हम पर निर्भर हैं, और ये समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर बैठा है। लेकिन मेरी गारंटी है, मैं हाथ नहीं उठवाऊँगा, ये आपका अपमान है, लेकिन कुछ बातें आज आपको पहली बार पता चलेंगी। प्रधानमंत्री ने जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया, कुछ आलोचना हुई, मैं कह रहा था पीछे से माल आने वाला है अपनी गांव की भाषा में। किसी भी व्यक्ति की उम्र इस देश में 18 से 70 साल के बीच में है, अगर 3 नए पैसे रोज जमा करते हुए 1 रुपये महीने या 12 रुपये साल का प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना में केवल बीमा करा ले, तो देवी आपदा में मरने पर अथवा दिव्यांग होने पर उसके खाते में 2 लाख रुपए आएंगे। ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता थी। आपको क्या करना है? अच्छा, ये और गलतफहमी आज दूर कर दूं कि जब मैं इसमें टाटा, बिरला, डालमिया, धीरू भाई अंबानी और अडानी भी इंटाइटल हैं, से लेके गरीब आदमी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और लोअर कोर्ट तक, और डीजीपी से लेके और सिपाही तक। अब हाँ, केवल 18 से, अच्छा इसमें एसटी, बीसी, ओबीसी का भी कोई चक्कर नहीं है। जितने लोग यहाँ पर हैं, क्या उन्होंने ये किया? जब मैंने ये फार्म भर रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा 2 लाख, मैंने कहा 2 ही थोड़े छोड़ूंगा, ये 2 भी मिलेंगे। 13वीं वाले दिन जो 10-5 लोग अपने समर्थक हैं, 20-20 हज़ार रुपये 10 लोगों को दे देना, लेकिन सरकार की इस योजना को मैं क्यों छोड़ूं? दूसरा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी को बीमा की राशि ना मिले, उसके लिए मरना पड़ता है, लेकिन भगवान हमारी नहीं मानता है। मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आगरा के पोस्टमार्टम घर पे कम से कम 5 डेड बॉडी ना आती हों। मेरे को डीएम ने और सीएमओ ने कहा कि पूरी ज़िंदगी में रात में अनुमति जितनी मिलती है, रात में जितने लोगों ने पोस्टमार्टम की अनुमति ली है उतनी आपने अकेले ली है, क्योंकि मेरा मोबाइल खुला रहता है, मैं PA-PS नहीं रखता हूँ, सब फ़ोन सुनता हूँ और सब फ़ोन खुद ही करता हूँ और अपने हाथ से चिट्ठियाँ लिखता हूँ अभी भी। तो मैंने कहा कि सर, भविष्य में होने वाले जो जज लोग हैं, वैसे हमें भी कुछ कानून बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं,
ये अंग्रेज़ों के ज़माने के पुलिस रेगुलेशन में लिखा है, जब हम रात में कहते हैं कि डीएम से 5 बजे सूर्यास्त के बाद जब कोई डेथ बॉडी आती है तो हम कहते हैं इसको रात में पोस्टमार्टम की अनुमति दे दें। तो मेरे प्रभाव में वो देते हैं, लेकिन मालूम लिखते क्या हैं? सीएमओ आगरा, उचित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में रात में पोस्टमार्टम करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 2021 में ये हो रहा है, जब रात में मैच हो जाते हैं, सुई में धागा डाल देते हैं, न्यूरो का ऑपरेशन क्या खिड़की खोल के दिन में होते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। मैं विषय से हट गया हूँ। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि सांप के काटने से, सांड के, दिल्ली में रात में होते हैं, मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ। तो 5 बजे के बाद डेथ बॉडी, फिर अगले दिन 2 बजे सीएमओ चाहेगा जिले भर की डेथ बॉडी पहले आ जाएं, फिर बार बार करना पड़ेगा, फिर वो शुरुआत करते हैं। आदमी भी मारा गया और डेथ बॉडी भी नहीं मिल रही है। और कैसे कैसे? सांप के काटने से, सांड के मारने से, बिजली से, आकाशवाणी बिजली से, नदी में डूबने से, ढाक के गिरने से, तूफान में, ओले पाले, माने देवी आपदा में, एक्सीडेंट भी। एक्सीडेंट वाले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बच्चे धूम 3 की तरह मोटरसाइकिल चला रहे हैं। दहेज में मोटरसाइकिल मिलती, हेलमेट नहीं मिलता है तो वो खरीदते भी नहीं है। तो अपने यंग अधिवक्ताओं से कहना चाहूँगा कि हमारे जितने सराउंडिंग में लोग हैं, हम कल उनका 12 रुपये वाला बीमा कराएंगे। और आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि आपके फ़ोन पर ब्रांच मैनेजर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका बहुत बड़ा नाम है, और जब वो भी ना करे तो मेरा नंबर भी आप गूगल बाबा से लेके मिला करके उसके कान पे रख देना कि मंत्री से बात करो। और वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जो गरीब कल्याण योजनाओं में चूना लगाएगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि दूसरी योजना है, योजना का नाम छोड़ो, 330, जिसको प्रधानमंत्री जी की मन की बात में आप सुनते होंगे 90 पैसे। क्योंकि ये आप तो हमारी विचारधारा की हैं तो आपको सब योजनाएं पता हो जानी चाहिए। 90 पैसे रोज, 330 रुपये साल। इसमें उम्र है 18 से 50, मिलेंगे 2 लाख, दिव्यांग होने पे 2 लाख। फिर 330 क्यों लिए जा रहे हैं? इसमें सामान्य मौतें भी इंक्लूड हैं। यकीन मानिएगा कि गांव के गांव में जब मैं हाथ उठवाता हूं तो 12 वाला बीमा 10-12 उठते हैं, 330 के 2-3 उठते हैं। और एक अज्ञात वाहन ने अगर एक्सीडेंट कर दिया है, अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई, और किसान सम्मान निधि के 5 लाख मिलते हैं, किसान बीमा दुर्घटना मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था, बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर 70 साल का व्यक्ति कोई जिंदा है तो उसका बड़ा लड़का गांव में 45 का होगा, उसका बड़ा लड़का 25 का होगा। अगर दोनों एक्सीडेंट में मर गए, 12 का किराया नहीं है, 330 का किराया नहीं है, ज़मीन उसके नाम नहीं है, अज्ञात वाहन ने कुचला है, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, 19 लाख का कम से कम नुकसान होगा। यद्यप मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अगर 2-4 लाख रुपए मिल जाएंगे तो रोटी चल जाएगी। और नेता, रिश्तेदार और पत्रकार केवल 13 दिन तक जाते हैं, उसके बाद 14वें दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा ये कोई देखने आज तक नहीं गया है। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अपने ड्राइवर का, अपने मेड का, अपना जो भी घर में है, और फिर रिश्तेदार भी अपने सब अमीर नहीं होते हैं, ये जीवन का अंग बना लो कि जहाँ आप मिलें तो पूछे 12 का बीमा है, नहीं है, चल कल कराओ 300। अच्छा, मैंने प्रधानमंत्री जी से थोड़ी सी डांट खाई। मैंने कहा सरकार 12 रुपये दे दे, अगर 1000 रुपये का कराएंगे तो केवल 12,000 रुपये खर्च होंगे, और उनमें से एक आध टपक जरूर जाएगा साल भर में। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, उसके 4 लड़के हैं, तो फिर पैसा कहाँ जाएगा 2 लाख? इसलिए बैंक में जाकर अपना उत्तराधिकारी को लिखना है, इसलिए उसको जाना है। सर एक बात और बता दूं, अगर केवल 120 रुपये बैंक में जमा कर दें तो हर साल आपको मैसेज मिलेगा कि आपका रिन्यू हो गया है, केवल 10 साल तक ये होता रहेगा। तो बड़ी साधारण योजना है। ज़्यादा बात हो गई है, लेकिन लगता है किसी को लाभ मिलेगा मेरे आज के इस भाषण के बाद। एक श्रम योजना है। हम आगरा के एमपी नहीं थे, गांव के थे, तो तब तक हमें ये लगता था जलेसर में कि जो शहर की बड़ी फैक्ट्रियों में लेबर है, जिनका रजिस्टर पे नाम है, जिनका फंड कटता है, वही लेबर है। नहीं सर, सरकार ने कहा है मिट्टी का काम, लोहे का काम, पत्थर का काम, पुताई करने का काम, गिट्टी तोड़ने का काम, जो भी जानता है, मनरेगा के समस्त मजदूर श्रमिक हैं। लेकिन क्या है, वो श्रमिक हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन केवल नहीं कराया है, इसलिए सरकार की निगाह में वो श्रमिक नहीं है। उनको क्या क्या इसमें SC BC OBC इसमें भी नहीं है। कक्षा 1 से 5 साल तक
100 रुपये, 5 से 8 तक 150 रुपये महीने, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, ग्रेजुएशन में 1000, ITI में उनको 3000, पॉलिटेक्निक में 4000 और महीना। और इसके बाद अगर वो MBBS मेडिकल में कर रहे हैं तो उनको 12,000 और PhD में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 15,000 रुपये महीने मिलेंगे। शादी में 75,000 DBT हो जाएंगे अगर लड़की की शादी करेंगे। पहली बच्ची पैदा होने पर 35,000, दूसरी पे फिर 35,000 और बढ़ने वाले दिन भी अगर सूचना दे देंगे तो DBT के तहत 1,500 रुपये भी पहुंच जाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं मिला है तो श्रमिक में भी प्रधानमंत्री के इक्वल 1,20,000 का गांव में और 2.5 लाख का शहर में होगा। तो मैं बस थोड़ा चाहा कि जब मेरा समय एक रात शाम आपने मेरी ले ही ली है तो मैं थोड़ा अपनी बात भी थोड़ी सी कह लूँ और इससे लाभ होगा केवल आप सबके यहाँ, आप पर निर्भर बहुत से लोग हैं। अगर आपके घर में किसी को बिजली का करंट लग गया तो थोड़ा बहुत आपको ही देना पड़ेगा, तो 4 लाख वो हो जाएं और थोड़ा बहुत हम भी सेवा कर दें, लेकिन सारा देना पड़ता है फिर खुद ही। और कई बार तो मुकदमा भी लिखा देते हैं कि ये इनकी लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई। बहुत मुझे अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आप एडवोकेट्स हैं, मेरी योजनाओं का एडवोकेट बनते हुए आप अपने नीचे के लोगों को कम से कम समझाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सितारों को महफूज कर लो आँखों में, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। मैंने अपने पूरे भाषण में विभाग द्वारा लिखा हुआ वहाँ भेज दिया, जो अभी मैं पेंसिल से कुछ नोट कर रहा था। ऐसे अपने अनुभव मैंने आपको सुनाए। धन्यवाद।